हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रोफेसर राजा दुबे और आज हम कवर करने जा रहे हैं एमपी सेट पेपर 1 की यूनिट 9 को, जो कि लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित है। एनवायरनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं और सबसे पहले हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे और उसी के बेसिस पर जो टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं अपन उनको पहले कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि एमपीपीएससी ने 2018, 22 और 2024 में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। यूनिट 9 से जो पहला टॉपिक सबसे ज़्यादा जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है प्रदूषण और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित। इसमें भी ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन आपका बना है। इसके बाद में आपका जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण से क्वेश्चन बना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से गाजीपुर लैंडफिल के बारे में पूछा गया है। मृदा प्रदूषण में लवणीय मृदा के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन है। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जैव विविधता और संरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पूछा गया है ना। प्लवमान वनस्पति या फ्लोटिंग वेजिटेशन और अनूप के लिए जाना जाता है किसको, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को, तो इससे क्वेश्चन आपका बना है। फिर इसके बाद में जैव विविधता का महत्व, फंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन बने हैं। मानव अस्तित्व के लिए जैव विविधता कैसे आधार बनती है, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, इनसे क्वेश्चन आपके बने हैं। जैव विविधता पर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज पर जो क्वेश्चन है वो बना है, लागू होने की इसमें तारीख पूछी है। इसके बाद में अधिनियम, नीतियां और मिशन से संबंधित क्वेश्चन बने हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी भी आप देख रहे हो तो एमपीपीएससी के अभी जो हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं उसमें भी पूछा गया, एक बार यह पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, और एक बार यह पूछा गया कि यह कब लागू किया गया था। तो 19 नवंबर 1986 को इसे लागू किया गया था। और बायो E3 नीति के विषय में भी क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य 5 MMT किस वर्ष तक प्राप्त करना है, ये क्वेश्चन बना है। और फिर एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन बने हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, वन क्षेत्र, जल संसाधन, जिसमें कि गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बना है, ये पूछा गया है। विकास और लक्ष्य, जिसमें SDG के जो 17 गोल्स हैं वो पूछे गए हैं, साथ में इसमें टारगेट्स भी पूछे गए हैं। और इसमें जो है 169 आपके टारगेट्स हैं, तो उसके बारे में भी अपन देखेंगे। और इसे कब अपनाया गया है, तो सितंबर 2015 में। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आया है, गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा चंबल नदी। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं सबसे महत्वपूर्ण चल रही हैं, उनके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक होगी आपकी गरज। तो इसमें जो आपकी पहली परियोजना है जिसे हम गांधी सागर परियोजना कहते हैं, दूसरी परियोजना राणा सागर परियोजना है, और तीसरी है आपकी जवाहर सागर परियोजना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आप देखोगे तो चंबल नदी में जो है गंगा डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जा रहा है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब इन टॉपिक से आपके जो है आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जो 2017 का पेपर है उसको अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो 42 नंबर का क्वेश्चन है वो पर्यावरण की यूनिट 9 से संबंधित है, और पूछा गया है कि अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल किस जगह पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। आपको पता होना चाहिए कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पूर्वी दिल्ली में स्थित है, और ये भारत के सबसे बड़े और पुराने कूड़े के जो पहाड़ हैं उनमें से एक है। फिर इसके बाद में 43 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लवणीय मृदा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सोडियम अधिशोषण अनुपात SAR के अनुसार चिन्हित किया गया है। तो आपको ये बताना है कि जो लवणीय मृदा है उसके लिए जो EC और SAR की वैल्यू है वो कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होता है। EC की वैल्यू होती है 4 और SAR की वैल्यू 13 से आपकी कम होती है। लवणीय मृदा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो विद्युत चालकता है वो 4 DS/m से अधिक, और विनिमय सोडियम जो प्रतिशत है वो ESP जो है वो लेस देन 15 होना चाहिए। अब यहाँ पर केवल ऑप्शन आपका बी ही है जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका यही होगा, EC = 4 से अधिक और SAR 13 से कम। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, भारत में बायो E3 नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा दी गई है और इसका क्या अर्थ है, क्वेश्चन पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी। इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी आती है ना, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो बायो E3 में 3 चीजें आती हैं, पहली चीज इकोनॉमी, दूसरा एनवायरनमेंट और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। ये चीजें आपको याद रखनी है, दोबारा भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन MMT ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2030। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 46 वाला, ये तो आपका यूनिट नंबर 10 से आएगा। देख लेते हैं 2022 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, 22 के पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है जो कि आया है कि वर्ष 2010 और 2020 के बीच की अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र की निवल वृद्धि के संबंध में देश का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा,
है ना। FAO की जो वन संसाधन आकलन रिपोर्ट है 2020, उसके अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में पूछा गया है ना, पर्यावरण की रिपोर्ट से रिलेटेड है, अपन रिपोर्ट्स वाले टॉपिक को भी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो पर्यावरणीय लक्ष्यों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और इसमें आप देखिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अनुसार वर्ष 2029-30 के लिए कुल संस्थापित क्षमता के इष्टतम मिश्रण में सौर एवं पवन ऊर्जा का संयुक्त अंश कितना निर्धारित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 51.41। जो आपका केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है उसके अनुमानों के अनुसार 2029-30 तक भारत की जो कुल स्थापित क्षमता है उसमें गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा 62% होगा, 62% होना है, जिसमें कि जो सौर और पवन ऊर्जा का जो संयुक्त हिस्सा है वो 51.41% रहने का अनुमान है। तो ये आप याद रखिएगा, 2029-30 तक आपका कितना रहना है, तो गैर जीवाश्म ईंधन का जो हिस्सा है वो 62% होना चाहिए, है ना, ये अनुमानित किया गया है। 43 नंबर का क्वेश्चन SDG लक्ष्यों से संबंधित है, इनको तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, यहां से क्वेश्चन आएगा एक ना एक। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, इसमें 20 लक्ष्य एवं 180 टारगेट है, जो कि पूर्णतः गलत है। इसमें आपको पता है कि 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट है, ना कि 20 और 180। और इन्हें भी सितंबर 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था उसमें इसे अपनाया गया था। तो ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में इसे अपनाया गया था। तो आंसर आपका क्या होगा, केवल जो 2 है वो सही है आपका, तो आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर जो 44 है वो अधिनियम से संबंधित आया है और मैंने आपको कहा भी है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो सम्मेलन है, जैव विविधता सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, इन सबको बहुत अच्छे से देख करके जाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। तो 1986 वाले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में क्या सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिड़ियाघर एवं उद्यान। चिड़ियाघर और राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, ना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। इसमें जो है हॉटस्पॉट क्षेत्र आते हैं, आर्द्र भूमि आती है और तटीय विनियमन क्षेत्र आते हैं। चिड़ियाघर एवं राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि 29 दिसंबर 1993 को CBD अस्तित्व में आया था, तो यह एकदम सही है। भारत इसकी एक पार्टी है, ये भी करेक्ट है। भारत ने इस पर 1996 में हस्ताक्षर किए थे, ये गलत है क्योंकि भारत ने इस पर 1994 में हस्ताक्षर किए थे। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 जून को मनाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि 22 मई को मनाया जाता है, ना कि 22 जून को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और केवल 2 सही है। फिर इसके बाद में ये 46 क्वेश्चन तो आपका यूनिट नंबर 10 से है। इसके बाद में अपन आते हैं 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्थिर इकोसिस्टम है। तो महासागरीय जो तंत्र होता है वो आपका एक स्थिर इकोसिस्टम होता है, ये याद रखना है आपको। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40, हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट का विकास 1988 में किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्मन मेयर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक आपको योगदान देते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से बहुत सारे प्रश्न लगातार बन रहे हैं, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है और जलवाष्प सबसे अधिक जिम्मेदार होती है। तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन रेडियो एक्टिव प्रदूषण के विषय में सही है। तो यहां देखिए प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन आया। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, यह पशुओं में आनुवांशिक बदलाव उत्पन्न करता है, जो कि एकदम सही बात है। मृत्तिका के विविध खनिजों में असंतुलन उत्पन्न कर देता है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। यह रक्त संचरण को अवरुद्ध कर देता है, ये भी इनकरेक्ट है। ये कैंसर का कारण है, ये एकदम सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 और 4, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, बायोडायवर्सिटी के विषय में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें निम्नलिखित माध्यमों से मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, ये क्वेश्चन आपका बना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों आपके क्या हैं, सही है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अवशिष्ट का पुनर्चक्रण और शस्य परागण। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है कि केबुल लामजाओ जो है वो मणिपुर में है और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
और यहाँ पर एक तैरती हुई वनस्पति भी प्राप्त मिलती है, जिसके बारे में शायद भविष्य में क्वेश्चन बने। ये याद रखना है आपको। इस वनस्पति का नाम है फुम्बड़ी, और ये संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये याद रखना है आपको। केवलादेव जो है वो आपका राजस्थान में है, तो ये चीजें भी आप याद रखिएगा। भीतरकनिका आपका उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके उच्च शिक्षा से संबंधित है। आइए सबसे पहले हम टॉपिक पर्यावरणीय प्रदूषण एवं संरक्षण वन को कवर करते हैं। उसके पहले आप लोग समझ लीजिए कि पर्यावरण क्या है। छोटी क्लासेस में आपने पर्यावरण की परिभाषा पढ़ी होगी, और पर्यावरण की परिभाषा क्या आपने पढ़ी है कि ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वह पर्यावरण कहलाता है। लेकिन 1986 के जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसमें जो परिभाषा दी गई है उसके अनुरूप जो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक हैं उनके बीच में अंतर संबंध होना ही पर्यावरण है। जिसमें जो जैविक घटक हैं आपके मानव, जीव और पादप, जब उनका अंतर संबंध किसके साथ में अध्ययन किया जाता है, जल, वायु और भूमि अर्थात जो अजैविक घटक हैं उनके साथ में, तब हम इसे पर्यावरण कहते हैं। इसके अलावा और भी कई विद्वानों ने पर्यावरण की परिभाषाएं दी हैं। जैसे टांसले महोदय कहते हैं कि जो प्रभावकारी रसायन हैं उनका जो संपूर्ण योग है जिसमें जीव निवास करते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। फिटिंग की परिभाषा कहती है कि पारिस्थितिकीय कारकों का जो योग है वही आपका पर्यावरण है। तो ऐसी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं जो एग्जाम में आपकी पूछी भी जा सकती हैं। और पर्यावरण के घटक भी हम देख लेते हैं। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, आपको पता होने चाहिए। पहला घटक जैविक घटक है जिसमें पादप आते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक है। दूसरा आपका जीव होते हैं जो कि स्वपोषी और परपोषी हो सकते हैं। परपोषी जीव भी आप देखिए मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, प्राणी संभोजी होते हैं। इसके अलावा जो है तीसरा घटक है जैविक घटक में सूक्ष्म जीव, जो कि वियोजक के रूप में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, जो कि जैविक पौधों का वियोजन करते हैं। जो दूसरा घटक है पर्यावरण का उसे हम अजैविक घटक कहते हैं, जिसमें कि स्थलीय, वायुमंडलीय और जलीय घटक शामिल होते हैं। स्थलीय घटक में मृदा, शैल, खनिज, स्थल तत्व। वायुमंडलीय में वायु, गैसें, जलवाष्प, तापमान, ये सब उसमें शामिल होता है। और जलीय घटक में जो आपका जल है, भूपृष्ठीय और भूमिगत, ये उसमें शामिल होता है। ऊर्जा घटक में आपके सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा इसमें शामिल होती है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण जो है वो पर्यावरण के घटक, मुख्य रूप से जो अजैविक घटक हैं उनमें होने वाला भौतिक, रासायनिक और जैविक अवांछनीय जो परिवर्तन है वही आपका पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। और आपको पता है कि पर्यावरणीय प्रदूषण से पौधे, जीव जंतु और मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये परिभाषा जो अभी मैंने आपको बताई कि पर्यावरण के अजैविक घटक में होने वाला भौतिक, रासायनिक और जैविक अवांछनीय परिवर्तन जिससे कि मानवीय स्वास्थ्य, पेड़ पौधों को नुकसान होता है, इसे किसने दिया है? तो ये CPCB की परिभाषा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की परिभाषा है। ये आप याद रखिएगा। सामान्य परिभाषा अपन क्विक रिवीजन के माध्यम से इसको कवर कर लेते हैं। जैसे भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक और जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो क्या है इसका आंसर? प्रदूषण। अब वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। तो आपको पता है कि प्रदूषकों को भी वर्गीकृत किया गया है, और प्रदूषक जो है वो पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न करने वाले जैविक, अजैविक पदार्थ हो सकते हैं। इसमें भी आपको पता होना चाहिए, एक होता है अनिम्नीकारक पर्यावरणीय प्रदूषक, जो कि प्रकृति में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं और प्राकृतिक क्रियाओं से विघटित नहीं होते। दशकों तक ये पर्यावरण में विद्यमान रह करके जो घातक प्रभाव है वो छोड़ते रहते हैं। जैसे कि आप देखिए नाभिकीय अवशिष्ट है, पारा है, सीसा है, लेड है, ये सब अनिम्नीकारक है। इसके अलावा एक होते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, जो कि जीवाणुओं की विघटन प्रक्रिया द्वारा विघटित होते रहते हैं और अन्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आपका कागज हो गया, उद्योग का कचरा है ना, कृषि आधारित जो अवशिष्ट है, ये सभी उर्वरक जो है वो सब जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के अंतर्गत आएंगे। एक और तीसरी कैटेगरी है इसमें जिसको हम स्लोली डिग्रेडेबल कहते हैं, मंद क्षरणीय स्थायी प्रदूषक। ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका विघटन प्राकृतिक तरीकों या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा संभव नहीं हो पाता। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक और कीटनाशक। इसके अलावा भी 2 कैटेगरी और हैं प्रदूषकों की। जैसे एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, दूसरे होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वैसे प्रदूषक होते हैं जो प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। और जब प्राथमिक वायु प्रदूषक जो होते हैं वो अन्य वायुमंडलीय अवयवों जैसे जलवाष्प वगैरह से आपस में क्रिया कर लें तो इसके चलते द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण होता है। ये जटिल प्रदूषक होते हैं और इसका एग्जाम्पल है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा। तो प्रदूषण के प्रकार हमने देख लिए। प्रदूषण के प्रकार भी देख लीजिए एक बार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। और प्रदूषण के प्रकार यदि हम भौतिक गुणों के आधार पर देखें तो गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण।
पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रदूषण का प्रकार है जैव निम्नीकरणीय एवं जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषण। ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण के भेद हैं, जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय आपका आएगा। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। ये सब वही क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाएंगे, बायोडिग्रेडेबल, अभी अपन ने चर्चा करी। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ट्राइक्लोसन जिसके उच्च स्तर को लंबे समय तक प्रभाव में रखना हानिकारक माना जाता है, किसमें विद्यमान होता है? प्रसाधन सामग्री, जो सौंदर्य सामग्री होती है उसमें ट्राइक्लोसन होता है। पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली माइक्रोवीड्स या माइक्रोप्लास्टिक हानिकारक है, तो ये समुद्री पारितंत्र के लिए। पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है, ताम्रमल या कॉपर स्लैग, याद रखिएगा। आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में प्रदूषण प्रवृत्तियां अनुसरण करती हैं, तो उल्टी यू आकृतिक संबंध का। बिस्फेनॉल किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? करेक्ट आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट। वे प्रदूषक जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। जबकि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण होंगे। और द्वितीयक प्रदूषक क्या होंगे? जैसे एक होता है PAN, पैराक्सीटिल नाइट्रेट आपका होता है। O3 जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड है। हाइड्रोजन H2SO4 जो है H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये सब आपके द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण होंगे। फिर इसके बाद में वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा सामान्य वातावरणीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, ये द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। और H2SO4, स्मॉग और ओजोन क्या है? द्वितीयक प्रदूषक, अभी अपन ने चर्चा करी। ध्वनि प्रदूषण का मापन किसमें होता है? डेसिबल में। नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है फ्लोराइड, ये आया हुआ क्वेश्चन है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग होता है धुआं के घनत्व के मापन में, याद रखिएगा। वायु प्रदूषक के सूचक हैं लाइकेन और मास। लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक है, ये कई बार MPPSC ने क्वेश्चन पूछा है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? रेडॉन गैस। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? सीता अशोक वृक्ष। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने का मानदंड है यूरोनॉर्म्स, याद रखिएगा। वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ उगाया जाता है, तो बोगनविलिया पौधा। वायु प्रदूषण रोकने की यंत्रीय विधि है बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर। वायुमंडल में नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य कुछ कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये स्मॉग उत्पन्न होता है। मोटर कारों के प्रदूषण जांच में मापा जाता है सीसा तथा कार्बन कण की मात्रा को। एक स्वच्छ ऊर्जा वाहक है हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाला एयरोसॉल नष्ट करता है ओजोन परत को। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अधिनियम देख लीजिए। जैसे भारतीय वन अधिनियम है 1927 का है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अक्सर कर MPPSC इनके लागू होने की तिथि जरूर पूछेगा, तो तिथि और आपका जो मंथ है और वर्ष, तीनों आप याद रखिएगा। इसको मैं अपडेट कराऊंगा जब पूरे पर्यावरणीय अधिनियम अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर अपन जो है जो तिथि है और जो आपका मंथ है उसको भी देख लेंगे। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैव विविधता अधिनियम 2002। ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 संशोधित किया गया है इसको 2016 में। इसके अलावा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार संचलन नियम 2008 का है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम ये 2000 का है। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम ये 2006 का है। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन परत, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड। अभी अपन डिटेल में देखेंगे क्योंकि इन चारों से ही बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वायु प्रदूषण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? ओजोन परत के लिए जो जिम्मेदार गैसेस हैं उनका नाम बताइए। अम्ल वर्षा, तो ये सब चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। भोपाल गैस त्रासदी याद रखिएगा। 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी और वॉरेन एंडरसन इसका अपराधी था जो कि फरार हो गया था। भोपाल गैस त्रासदी आप याद रखिएगा। अर्जुन सिंह उस समय पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये क्वेश्चन भी आपका MPPSC पूछ चुका है। अम्लीय वर्षा देख लेते हैं। जब pH मान 5.6 के नीचे हो तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं और इसके लिए जो जिम्मेदार कारक हैं वो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है H2O से क्रिया करके H2SO4 बना लेता है और NO2 जो है आपका H2O से क्रिया करके HNO3 बना लेता है और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी जो है अम्ल वर्षा होती है। और अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या पड़ता है? त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं, है ना। जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। ताजमहल का रंग पीला पड़ना भी अम्लीय वर्षा का ही उदाहरण है।
बीओडी देख लेते हैं, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग। तो जल के एक निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक जो ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन की जो मांग है, वही आपकी बीओडी कहलाती है। यदि किसी जल निकाय का बीओडी अधिक है तो जल निकाय को प्रदूषित माना जाता है। तो ये एक इकाई है जो कि जल प्रदूषण को मापती है। आपको सिंपल इतना याद रखना है कि यदि किसी जल निकाय का बीओडी अधिक है तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी वो निम्न होगी। इसका मतलब जो जल निकाय है वो अधिक प्रदूषित होगा। तो अवशिष्टों की मात्रा में यदि हम वृद्धि करें जल निकाय में कार्बनिक अवशिष्टों की, तो इससे अपघटन की दर में भी वृद्धि होगी, ऑक्सीजन के उपयोग में भी वृद्धि होगी और इससे घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद में धातु अवशोषक पौधे कौन कौन से हैं? जैसे फर्न जो है वो आर्सेनिक को अवशोषित कर लेता है। ब्राह्मी जो है सीसा, मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम को आर्द्र भूमि एवं दलदल से दूर करता है। अभी अपन देखेंगे कि ये जो हानिकारक धातुएं हैं उनसे कौन कौन से रोग होते हैं, और ये बहुत अच्छा है कि इन पौधों को आप लगाइए, क्योंकि ये पौधे क्या करते हैं, इन हानिकारक विषैली जो धातुएं हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। तो फर्न का पौधा जो है आर्सेनिक को अवशोषित करता है। ब्राह्मी का जो पौधा है सीसा, मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम को आर्द्र भूमि और दलदल से दूर करता है। व्हाइट विलो जो है आपका कैडमियम, निकल और सीसा को अवशोषित करता है। हाइड्रेंजिया एल्यूमिनियम को अवशोषित करता है। प्लास्टिक जलाने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर है डाइऑक्सिन। भोजन पकाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाली नॉन स्टिक परत लगाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है टेफ्लॉन। अग्निरोधक प्लास्टिक है मेलामाइन। पॉलीथीन बहुलक होता है एथिलीन का, है ना, C2H4। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है बेकेलाइट। प्लास्टिक अभिक्रिया नहीं करते जल और वायु से। प्लास्टिक क्या है? एक गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। विशिष्ट प्रकार की यांत्रिक तरंग ध्वनि तरंग होती हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम में संचालित होती हैं। आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। आवृत्ति के आधार पर 3 भाग आप देख लीजिए, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ध्वनि प्रदूषण से क्वेश्चन बनेंगे और उसमें क्या पूछा जाएगा कि जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति है उसको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को श्रव्य कहते हैं और 20,000 से हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि पराश्रव्य कहलाती है। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है और सुनती भी है। मनुष्य का जो श्रव्य परास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, पूछा गया है एमपीपीएससी में क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता की मापक इकाई क्या है? डेसिबल। 80 से 90 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा निर्धारित करी गई है, दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपित पौधे कहलाते हैं ग्रीन मफलर। वे सूक्ष्मजीवी जिनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। इलेक्ट्रॉन कचरे को जलाने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है इंसिनरेटर्स का। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जनवरी 2019 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है सब्जी एवं फल के छिलके, सीवेज, सड़े गले पदार्थ और कागज। जबकि जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कौन कौन से होंगे? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, डीडीटी, शीशा आदि। हीमोग्लोबिन के साथ संलग्नता रखने वाला प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीम और ग्लोबिन से मिलकर के बनता है। जो हीम है आपका उसमें 4 फायरन आपकी रिंग होती है और इस रिंग में जो है ऑक्सीजन जो है इसकी बंधुता आयरन के साथ में अधिक होती है। साथ में आप देखिए तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे भी ये अधिक बंधुता रखता है और इसी के चलते होता क्या है कि जब हीमोग्लोबिन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है तो इससे सांस लेने में O2 का जो बंधन है वो नहीं हो पाता, तो प्योर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक ऐसा प्रदूषक है जो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाता है और इससे जो ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है आयरन के साथ में जो होनी चाहिए वो प्रभावित होती है। कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है सिल्वर आयोडाइड। शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी? स्वीडन में। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे में। सीवेज प्रदूषण के सूचक हैं ई-कोलाई जीवाणु। जल प्रदूषण मापने की इकाई है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का क्या मानक है? 45 डेसिबल। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? जोसेफ फोरमैन ने। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अब आप देख लीजिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं जो सही जोड़ी में आपके पूछे जाते हैं कि जो मिनी माता रोग जैसे है ये जापान में सबसे पहले आपका आया था और ये किस जो धातु है उसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मरकरी होगा। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसे डांसिंग कैट फीवर भी कहते हैं और ये मछली खाने से आपका फैलता है। फिर इसके बाद में कैडेमियम इटाई रोग होता है, आउच आउच रोग भी इसको कहते हैं। हड्डियों में भयानक दर्द होता है, जोड़ों का टूटना और किडनी फेल्यूर। नाइट्रेट देख लीजिए, इससे जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है जो कि बच्चों का शरीर इसमें नीला पड़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। उर्वरकों से जल प्रदूषण के माध्यम से ये फैलता है। आर्सेनिक की वजह से देखिए ब्लैक फुट रोग होता है, पैरों में कालापन या गलाव। त्वचा कैंसर भी होता है, इसे संखिया रोग भी कहते हैं और ये पश्चिम बंगाल और गंगा के मैदानों में सबसे ज्यादा है।
फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है, दांतों का पीलापन, हड्डियां टेढ़ी होना। और मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार में जो है ये गंभीर समस्या है। एक बार पूछा गया है कि जो फ्लोराइड है उससे कौन सा रोग होता है, तो नॉकनी जो सिंड्रोम है वो फ्लोराइड के कारण होता है, और फ्लोरोसिस रोग भी आप याद रखिएगा। सीसा जो है उससे प्लेम्बिज्म, एनीमिया, बच्चों का आईक्यू कम होना, दिमाग पर असर और नर्वस सिस्टम इसमें डैमेज हो जाता है। सिलिका की उपस्थिति से सिलिकोसिस, पत्थर तोड़ने वाले जो मजदूर हैं और मंदसौर में स्लेट और पेंसिल मजदूरों को ये सिलिका के कारण रोग होते हैं। लाइलाज बीमारी है, फेफड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं इसमें। एस्बेस्टोस ये आपका झाबुआ में मिलता है, और इससे जो रोग होता है एस्बेस्टोसिस होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है। छत की जो सीट है बनाने वाले कारखानों में ये होता है, तो जो मजदूर वहां पर काम करते हैं तो उनमें ये रोग देखने को मिलता है। कोयले की धूल से एंथ्राक्रोसिस रोग होता है, इसे ब्लैक लंग या काला फेफड़ा भी कहते हैं। खदान के जो मजदूर हैं उनको इस रोग से जो है प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। कपास धूल जो है उससे बिसिनोसिस होता है, जिसे व्हाइट लंग या मंडे फीवर भी कहते हैं, कपड़ा मिल मजदूरों में होता है। द्वितीयक प्रदूषक क्या है, PAN है, पेरोक्सिड एसिटिल नाइट्रेट। ये ओजोन आपका सतही ओजोन होती है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो सीधे नहीं निकलते हैं बल्कि वातावरण में आपके बनते हैं। इसके अलावा देखिए ग्रीन मफलर, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सड़कों के किनारे अशोक और नीम का पेड़ लगाना कहलाता है। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक होते हैं, और जहां वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां लाइकेन नहीं उगेंगे। पारा के कारण मिनी माता रोग आपका होता है, नर्वस सिस्टम इसमें फेल हो जाता है, अभी अपन ने डिस्कस किया है इसको। इटाई को भी देख चुके हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम देख लीजिए, ब्लैक फुट, फ्लोरोसिस, फ्लेम्बिज्म, एनीमिया और कोयला धूल वाला, ये सब अपन देख चुके हैं इसमें। हाँ, ये संकेतक एक बार देख लीजिए, यहाँ पर कुछ और चीजें हैं। जैसे देखिए कपास की धूल के चलते बिसिनोसिस या व्हाइट लंग आपका होता है। गन्ने की धूल के चलते बेगासोसिस आपका रोग होता है। गन्ने की खोई की धूल से होता है, चीनी मिल मजदूरों को प्रभावित करता है। अनाज की धूल से कृषक फुफ्फुस या फार्मर्स लंग होता है। अनाज या भूसे की फफूंद युक्त धूल से किसानों को होने वाला रोग है। कुछ जैविक और अन्य संकेतक भी अपन देख लेते हैं। जैसे लाइकेन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाइकेन जो है वो किस प्रदूषण का संकेतक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वायु प्रदूषण। यदि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है तो लाइकेन मर जाते हैं, और उन्हीं के काउंटिंग से अपन पता लगा लेते हैं जहां पर लाइकेन नहीं है वहां प्रदूषण आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। ई कोलाई, इससे जल प्रदूषण को मापने के लिए संकेतक है। पानी में सीवेज, मल या प्रदूषण जांचने के लिए इसे कॉलीफॉर्म काउंट भी कहते हैं। BOD कार्बनिक प्रदूषण को मापने के लिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म है। अगर BOD ज्यादा है तो पानी बहुत प्रदूषित है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है। DO क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। यदि डिजॉल्व ऑक्सीजन स्वस्थ पानी में DO का जो स्तर है वो 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर होना चाहिए। यदि 4.0 से कम है मतलब पानी कैसा है, आपका मृत है। इसके बाद में भोपाल गैस त्रासदी MIC से हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984, अपन ने चर्चा की थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। चेरनोबिल फुकुशिमा जो त्रासदी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आयोडीन 131 और सीजियम के कारण ये त्रासदी हुई थी, जिसमें थायराइड कैंसर के लिए जो जिम्मेदार कारक है आयोडीन 131 है। और ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर आपका जो हुआ था, आनुवांशिक बदलाव भी इसमें कई सारे शामिल थे। लंदन स्मॉग 1952 में ये घटना घटित हुई थी। SO2 और धुआं के चलते सल्फरस स्मॉग जिसको कहते हैं, हजारों लोगों की सांस रोकने से मौत हुई थी। फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है वो NOx मतलब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है और सूर्य के प्रकाश, इसकी रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये बनता है, जिसे लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। और इसे जो है PAN भी कहा जाता है, पेरोक्सिड एसिटिल नाइट्रेट कहते हैं, जो कि आंखों में जलन का मुख्य कारण आपका बनता है। तो प्रदूषण से संबंधित जो टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो वो मैंने आपको कवर करा दिए। अब इसके बाद में अपन जो बाकी के चारों टॉपिक हैं वो एक अन्य वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं दूसरी वीडियो में उसको कवर करा दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।